हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरा कल का क्वेश्चन था कि बताइए भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अगर सर आप मेरे लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्र क्लासेस, उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रतिदिन का होमवर्क डाल देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग घटना चक्र के इतिहास के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया था दोस्त कि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। अब वर्ष 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह 1917 में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। संथाल विद्रोह 1855 में कब? कहाँ हुआ था? झारखंड में। नहीं, वर्ष 1921 के ये रंपा विद्रोह बोले ना 1917 में, सॉरी 1900 ना संथाल विद्रोह बोले थे। ठीक, चलिए दोस्त आइएगा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन यानी भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था किसने बाबू? लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खां। किसने बाबू? आगा खां। यानी 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था बाबू? आगा खां ने। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किसका स्थापना किया था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया था? 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। सॉरी 1907 में विभाजन हुआ था। 1906 में तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। सॉरी ठीक है। तो 1907 में ये कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब सर सूरत अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर रासबिहारी घोष द्वारा। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बाबू? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बाबू? महामना के नाम से जाना जाता है। इसने ही 1916 में BHU की स्थापना यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा सुनिएगा, भारत के प्रथम राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में चलिए दोस्त आधुनिक बिहार, हाँ तो यहाँ पर थे ना हम लोग कि सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता कहा है। किसने? प्रमोदानंद ने। ठीक, बताइएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के
क्रमशः सबसे करीबी वर्ष क्या है? यानी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 1925 में। कब? 1925 में। आरएसएस के भी स्थापना यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी कब हुआ था? 1925 में ही। यानी दोनों का 1925 में ही स्थापना हुआ था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बाबू? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। अब वो पाकिस्तान में चले गए, ब्रिटिश भारत में, वह भारत में थे, यानी ब्रिटिश के काल के समय, जैसे ब्रिटिश का जब शासन था उस समय भारत में थे, और जब ही भारत का बंटवारा हुआ दो अधिराज्यों में, भारत और पाकिस्तान में, तो ये चल गए बेचारे कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो एक गाँव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी यानी इनको फ्रंटियर गांधी या बच्चा खां एवं फ़ख्रे अफ़गान आदि नामों से जाना जाता है। बादशाह खां के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, और फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। एक तो नाम ले लेबन चौचर गो उपाधि। इन्हें वर्ष 1897 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यही बताइएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति, आदमी, औरत नहीं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कब इनको मिला था? 1987 में। बहुत सुंदर। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। और किस नाम से? तो फ्रंटियर, ठीक, फ्रंटियर बच्चा खां और फ़ख्रे-अफ़गान। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को? निम्नलिखित में से एक के क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, हाँच किया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हजारों बार। निम्नलिखित में से किन है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से याद रखेगा मेहता तेलंग तैयब जी। मेहता तेलंग तैयब जी को किस नाम से जानते हैं बाबू? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से। बम्बई, सुनिएगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। यानी यही बम्बई त्रिमूर्ति मिलकर, यानी मेहता तेलंग और तैयब जी, मेहता तेलंग और तैयब जी क्या किए थे बाबू? हमार मेरे सोना, क्या किए थे कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किए थे। नहीं, और क्या? 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। 1900 कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। बताइएगा कि ये आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012, ठीक है, 13 में सरकार बना था दिल्ली में। कोई दिक्कत? आइए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खां ने एक आंदोलन प्रारंभ किए थे। उस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। इसको रेड शर्ट कहा गया है, इंग्लिश में रेड शर्ट, हिंदी में लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन स्थापित किया गया था। यानी देखिए, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन स्थापित किया था। किसे बाबू? किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने, ठीक है। इन्हें लाल कुर्ती नाम से भी जाना जाता था। यानी जो खुदाई खिदमतगार था ना संस्था, उसी को लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। कितनी बढ़िया बातें हैं। कोई दिक्कत है? इस संगठनों ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन में संगठित किया। सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? यह कथन किसने कहा था बाबू? तो डॉक्टर बी.एस. मुंजे ने कहा था। क्या कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था।
डॉक्टर BS मुंजे कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। समझ में आ गया? त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी। किसने बाबू? तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। फिर से सुनिएगा सवाल। त्रिपुरा की देसी रियासत, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। मालूम है ना, पढ़ाए थे ना पहले कि बंगाल या इधर जितना बिहार साइड के थे, जितना क्रांतिकारी थे, ये भाग कर किधर छिपते थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्यों में जाकर छिपा करते थे। कोई दिक्कत है? चलिए, त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा को देखकर क्या ख्याल आया? 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री, 0 लाइन किसके बीच? त्रिपुरा और बांग्लादेश। बहुत सुंदर। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 0 लाइन रेखा है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? अच्छा सर, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। हाई कोर्ट 2013 में ना। कोई दिक्कत? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला के। कौन जिला? सिवान जिला। नारी संत दयाबाई शिष्या थी किसकी? तो संत चरण दास की। संत चरण दास की। ठीक है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी किसकी बाबू? तो संत चरण दास की। संत चरण। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। कितनी थी? 70 वर्ष। यानी महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। तब अच्छा, एक और चीज़ बताइए। 1857 के क्रांति में 1857 नहीं, ये जब इसका क्या बोलते हैं 1919 में कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में जब ब्रिटिश सरकार के कपड़े जलाए जा रहे थे, यानी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था ना, तो उस समय उसके सपोर्ट में कौन नहीं थे? रविंद्रनाथ टैगोर। यह कह रहे थे कि नहीं, यह गलत है। क्या है? गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। समझ में आ गया ना? इस सब कला से भरपूर थे, पृथ्वी पर अइबे किए थे। इसीलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल प्राइज खींच ले गए पहला एशिया के ना, गीतांजलि के लिए 1913 में खींच ले गई। गप दे, एशिया के प्रथम व्यक्ति चित्रकार ही है। जनगण मन ही है, बचल के दूसरा खाती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा सर, क्या विचार कीजिए? तो सुनिएगा। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी संत फ्रांसिस जेवियर थे, जो संत फ्रांसिस जेवियर, वह जेसुइट संघ है यानी ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सही है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल। हजारीबाग ना, हजारीबाग जेल। यानी जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल। ठीक है। अरे रुको, जयप्रकाश नारायण को भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इनको भी हजारीबाग जेल में रखा गया था। सब्र रखो, रखा हौसला, वो मंजर भी आएगा। अब पियासल के पास चल के समुंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा ना। ठीक। कस्तूरबा एवं सुनिएगा, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? तो आगा खा पैलेस पूना में।
कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है बाबू? तो आगा खां पैलेस पूना में। पूना ये मतलब महाराष्ट्र में, आगा खां पैलेस पूना में है, वहीं पर। अब सुनिएगा थोड़ा सा। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस महल में रखा गया था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां पैलेस महल में उनकी समाधियां बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा स्वर्गवास भी आगा खां महल में गांधी जी की उपस्थिति में हो गई। यार साहब, गांधी जी की जो औरत थी, वाइफ थी, कौन? कस्तूरबा गांधी, वो भी स्वर्गवास हो गई। कब? तब 22 फरवरी 1944 को इनके सामने पत्नी मर गई। यानी साथे थे, पत्नी के बहुत बेचारे मानते थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां पैलेस में गांधी जी की उपस्थिति में हुई। प्राण को कौन रोक सकता है? जिसको जब जाना है धरती छोड़कर चला जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत है? इसको ना कोई रोका है, ना रोक सकता है। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के जस्ट बगल में निर्मित है। अब महात्मा गांधी कहलन कि जब किसके? औरंगजेब ने अपने बीबी के यादगार में बीबी का मकबरा बना दिया, शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, तो हम काहे नहीं एगो छोटा सा बनवा सकते हैं? तब का किए कि आगा खां पैलेस में का किए कि अपनी वाइफ का फोटो बनवा दिए। कहाँ पर? आगा खां पैलेस आ पुणे में। आ कहें कि हम भी मतलब कि एक यादगार में उनका क्या बनवा दें? फोटो नहीं, उनका स्मारक मूर्ति। जी, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, बताइए, आगा खां पैलेस पुणे परिसर में। समझ में आया गया क्या? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुआ था बाबू? 1944 में। आ 4 साल बाद, 4 साल तक बेचारे कैसे जियलन महात्मा गांधी। आ तब जाके 30 जनवरी 1948 में अंतिम अपना सफ़र, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, इस वतन को छोड़कर चले गए साहब। कब? 30 जनवरी 1948 को। तब भारत सरकार को आँख खुला कि अरे साहेब गए, साहेब गए तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, साहेब गए शहीद दिवस, कहिए 30 जनवरी को। समझ में आ गया ना? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारामैया। कौन है? पट्टाभी सीता। अरे बाप रे बाप, इहो बड़ी घवदाहिल आदमी था, इहो बड़ी सत्ता के भूखासल आदमी, लेकिन बहुत ईमानदार व्यक्ति। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी अब क्या कहना है, उधर खोद देते हैं थोड़ा सा जब आइए गए हैं तो। मामला क्या होता है दोस्त? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा किस राज्य में है? हरिपुरा कर्नाटक की। अच्छा बताइए, हरिपुरा जब मध्य प्रदेश में है तो त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, हरिपुरा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना कर्नाटक में, तो उसके बाद में उसका अध्यक्षता कौन किए थे बाबू? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। और तब 1939 में त्रिपुरी नामक जगह पर, त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में बाबू का हुआ था कि कह रहे थे महात्मा गांधी काफ़ी नाखुश थे, किससे? नाराज थे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से। तो ये कहलन कि हम लड़ाते हैं अपने तरफ से डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के विरोध में, खिलाफ में पट्टाभी सीतारामैया को। आ कहें कि पट्टाभी सीतारामैया के हार ही हमारी हार हो गई। ठीक, अब तो मामला फंस गया। और सब आदमी को मन था ना कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बने। भैया चुनाव हुआ, त्रिपुरी संकट इसीलिए इसका नाम पड़ा। त्रिपुरी ये घटना है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश के 1939 के घटना है, पेपर में हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मामला क्या हुआ कि वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में फुल बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीत हुई किसकी? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से। अब महात्मा गांधी गरमा गइलन कि तो हमारा अपोज में आ गई वोट। अब महात्मा गांधी जब गरमा गइलन तो मामला भइल कि सुभाष चंद्र बोस बन गए।
तो महात्मा गांधी अब सुभाष चंद्र बोस से बोलते ना रहन और नाराज। पहले तो तनी मनी नाराज, अब और नाराज। तब कहलन सुभाष चंद्र बोस, किससे कहें कि कांग्रेस के महात्मा गांधी से नहीं, वो क्या किए कि भाई देखिए ये हमको ठीक नहीं लग रहा है कि हम अध्यक्ष पद पर हैं और हमसे कोई खिलाफ चल रहा है या हमसे कोई खुश नहीं है। तब क्या कहें सुभाष चंद्र बोस कि हम इस कांग्रेस के पद से इस्तीफा देते हैं। तो 1939 में ही डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया कि कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। और जब 1939 में इस्तीफा दे दिया तब महात्मा गांधी कॉलन पटाभी सीताराम करे जुरे बनी रे जो कांग्रेस का सीट खाली हो गई अध्यक्ष पद के जो तो कहता कि साहेब ना 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 हाँ तो ना हम बेशरम नहीं खी। कोई क्या कहे कि देखो बिना चुनाव जीतले हई होकर के हटा के अपने बैठ गई। समझ में आवता ना। पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी से कहे कि ना साहेब मालिक ई ना होई, ऐसे कि सब लोग कही कि देखो ओकरा के हटा दिलसन आई अपना बने खातिर आई अपने बन गिलसन। ऐसे जब हार गइल बानी तो हम साहेब ना बनम, हम अपन हारे स्वीकार करतनी। तब जाकर अंततोगत अब फिर कहल गई सुभाष चंद्र बोस से कि बन जाए द छोड़ दो उ ना बनी हन जा। तब कहता ना हम रिजाइन दे देनी तब हम हूँ ना बनम। तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। तो त्रिपुरी में जब वो त्याग दे दिए थे तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसी से दरोगा पूछ दिया है कि जब 1939 में त्रिपुरी जो संकट था मामला सब समझ गए और जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे दिए कांग्रेस पद से त्याग दे दिए तब फिर कौन संभालें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहानी के माध्यम से भैया हम समझावे की कोशिश कैनी हाँ। रउआ सबके उम्मीद करतानी कि इस साल समझ में आयल हुई, परे साल से पढ़तानी जो हमारा वीडियो जरूर समझ में आ गई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं। आइए भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का क्या उद्देश्य था? व्हिटली आयोग आ गया। व्हिटली आयोग कोई दिक्कत है? सुनिएगा, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था बाबू? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों में क्या चीज़? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, यही व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। अब सर व्हिटली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1929 के टाइम है ये बबुआ। 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति किया था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्हिटली इसके अध्यक्ष थे। समझ में आ गया ना। इस आयोग का क्या उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन देना कि क्या स्थिति है श्रमिक का, अवलोकन करना, निरीक्षण करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना और सरकार के समक्ष लाकर प्रस्तुत करना। कोई दिक्कत? अगला है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एल्डरूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? आम रिश्ता क्या था? अब सोचिए, अब ऐसा आम रिश्ता नहीं, ठीक है। सुनिएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। टिप्पणी समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एल्डरूज और विलियम डिग्बी ये सब क्या करते थे बाबू? इस सब में क्या आम रिश्ता था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखते थे कि क्या हालत है भारत की, उस पर टिप्पणी लिखते थे कि ऐसी परिस्थिति अभी बनी हुई है। दैट इज कॉल्ड कलाकारी। सुनिए, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, क्या थे बताइए? यानी बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कौन है बाबू? 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। बाप रे बाप। बंगाल दुर्भिक्ष याद रखेगा इतिहास में दोस्त।
बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कौन सा है? तो 1943 के साल है ये बबुआ। कब के? 1943 के। उसमें क्या हुआ था कि लाखों लोग दिवंगत हुए थे, यानी मर गए थे। दिवंगत माने जिसका डेथ हो गया है। खुद ही कहते विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए दोस्त हिंदी में लिख दिया है कि करो मालूम है क्या लिखा है? रुक देखिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए 86 जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? 86 जी कौन थे भाई? तो ए गुट निरपेक्ष। कौन सा बाबू? गुट निरपेक्ष। यानी विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए 86 जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्ष। एगो 36वां होला सन 36 ये देखिए 86 जी मिल गया। ठीक है, ये 86 मिल गया। तो 86 जी किसका सिद्धांत दिए थे? तो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंग का सिद्धांत दिए थे 86 जी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ बाबू? 1961 में। कब? 1961 में। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो पुर्तगीज के विरुद्ध। यानी देश आज़ाद हो गया लेकिन पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन अभी जारी था। आंदोलन जारी था। पहले कौन आए थे? पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे अंतिम में कौन गए? पुर्तगाली। अतना निठा है अपन एक बार बैठा ले रहा सन ना, हिलते ना रहा सन यही से भारत से। का जन का गोवा वाला बीच पर है पड़ा रहत रहा सन। हाँ निम्न देखे थे। ठीक है, तो गोवा वाला बीच पर या यू आर राइट। ठीक है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो सुनिएगा, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, यही गलत था। तो सही क्या था सर? तो वे समाजवाद के प्रभावित थे। समाजवाद से प्रभावित थे। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी के चेला चापाटी के जैसा काम करते थे, हर बात को मानते थे। लेकिन आप लोग को बता दूं कि अपने पिता के ही एगेंस्ट में, अपने पिता के ही एगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था ना, तो इसमें साम्राज्यवाद के बात नहीं किया गया था। इसको लेकर पुनः जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने फिर से इनसे ना खुश थे, यानी इस रिपोर्ट से क्या थे, इस रिपोर्ट के विरोध करने लगे। इस रिपोर्ट के ही विरोध में आ गए। बाहरी इतिहास, इतिहास से सीख कलाकारी। सोचिए कितना बड़ा इतिहास। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। अब मोतीलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, उसमें साम्राज्यवाद के बात नहीं किया गया था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि साम्राज्यवाद के बात हो। जब प्रस्तुत कर दिए गए कलन किया रही है तो साम्राज्यवाद के बातें नहीं थे, तब जाके एक विरोध में उतर गिलन जा। सोचिए राजनीति, बाप के ही विरोध में खड़ा हो गया बेटा। राजनीति से सीख राजनीतिगिरी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व जाति नहीं थी, तो कुर्मी। कौन? कुर्मी। ठीक है, यानी स्वतंत्रता पूर्व बिहार में, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। कौन सा बाबू? तो कुर्मी। न तो राजपूत थे वर्चस्व वाला, भूमिहार, कायस्थ, ये सब वर्चस्व वाले थे, लेकिन कुर्मी वर्चस्व में नहीं थे। कहने का मतलब है कि ये सब जाति था। कुर्मी भी एक जाति होता है, पटेल, कोई दिक्कत है? तो ये सब वर्चस्व यानी शक्तिशाली भूमिका में नहीं था, कोई दिक्कत? आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार में सुनिएगा, केवल
सही कथन बता रहा हूँ। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में, जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। कोई दिक्कत है? चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार में सब IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। सुनेगा, सही कथन को बता रहा हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। तो कलकत्ता में बेथुन स्कूल को किसने स्थापित किया था बाबू? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में सपोर्ट किए थे। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। कब आया था? तो 1856 में। कौन दिक्कत है? 1856 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बिल्कुल सही कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे ना बाबू, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, इसमें क्या है कि नील दर्पण के लेखक कौन है बाबू? दीनबंधु। तो दीनबंधु मित्र ने 1858 से 59 ईस्वी में प्रकाशित किया था नील दर्पण। लिखा था, लेकिन प्रकाशित 1860 में हुआ था। नील दर्पण का प्रकाशन कब हुआ था? 1860 में। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों में अत्याचारों का खुला चित्रण किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS परीक्षा, उस समय ICS कहलाता था, यानी प्रथम इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बाबू? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की थी। आनंद मठ की रचना स्थापना 1882 में किसने किया था बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। तो चलिए दोस्तों, आगे हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है बाबू? तो नीला कलर के। यानी अगर कोई भी प्रमाणिक बीज होगा ना, प्रमाणिक बीज के थैला होगा, तो उस थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग क्या होगा? नीला। क्या होगा? नीला। अच्छा, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो सुनिएगा, तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु वह किसके उत्पादन में? तो टैपियोका में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। टैपियोका में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र जो है ना, कपास में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र कपास में। जबकि देखिए, नेट पर खोजने पर दोस्त गुजरात आ रहा है, इसलिए आप भी सतर्क रहिएगा, हम भी सतर्क है। घटना चक्र के बुक में दे रहा है कपास उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, जबकि आप मोबाइल में देखिएगा नेट पर सर्च करके तो गुजरात आपका देगा आंसर। पश्चिम बंगाल जूट एवं पटसन उत्पादन में प्रथम स्थान है। और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान बाबू कौन सा? गुजरात। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। केला सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में, गलत है। ठीक है, केला सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में, यह क्या है? गलत है। ठीक है, जबकि केला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बाबू? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक केला होता है, केला का उत्पादन होता है। अच्छा सर, आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, नारियल केरल में। केरल के जो मालाबार तट है ना बाबू, वह नारियल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल के मालाबार तट किसके लिए? नारियल के उपज के लिए प्रसिद्ध है। केला कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। केला आंध्र प्रदेश में केला सबसे अधिक कौन सा बाबू? दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तंबाकू सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। देखिए तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में, कहाँ पर? लेकिन क्षेत्रफल में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिची। कहाँ है? त्रिची। यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा
मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यानी त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1993 में। ठीक है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह कौन सा राज्य है बाबू? उत्तर प्रदेश। यानी भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक। अच्छा, भारत के नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उत्पादन में सही ह्रासमान क्रम कौन सा है बाबू? तो सबसे ज़्यादा कौन बाबू? तो चावल, उसके बाद में गेहूं उत्पादन होता है, उसके बाद में मोटे अनाज और उसके बाद में दालें। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन खाद्यान्न फसल में, उसके बाद में गेहूं के, उसके बाद में मोटा अनाज और उसके बाद में दालें। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है वह कौन सा राज्य है बाबू? तो गुजरात। चलिए दोस्त, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन राज्य करता है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश। और काली मिर्च में बाबू कर्नाटक। अनानास उत्पादन में पश्चिम बंगाल। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा, आइए, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, 1 मिनट थोड़ा सा पलट लेने दीजिए। हाँ, तो गन्ना में कौन सा बीमारी होता है? तो रेड राट यानी रेड रस्ट देता है। ठीक है। रेड रस्ट बीमारी किस में बाबू? गन्ना में। वही ना आदमी कहता है कि भोजपुरिया में सियरा पात देला से ओप ना ओकरा ईखवा में दोस्त लाल लाल हो जाता है, तो उसको आदमी कह देता है, तो उस समझ एक कवक के वजह से होता है। किसके वजह से? कवक के वजह से होता है। इसलिए उसको चूसना नहीं चाहिए, वो कवक होता है। लेकिन लड़का में उगो के खींच देते रहेंगे, अलग बात बाकर। धान में खैरा रोग होता है। धान में बाबू खैरा रोग होता है। अब के लड़का लड़की कहाँ सब दर्शन हो रहा है? न तो हम लोग के ज़माना था ऊख पेराता था, ऊख रोपते थे। ठीक है। हाँ, गुड़ खाते थे ना। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। और अरहर में उकठा या एक तरह के विल्ट रोग कहते हैं। विल्ट रोग किस में होता है? तो अरहर में। ठीक है। आलू में कौन सा बाबू? तो झुलसा रोग। आलू में झुलसा रोग। आलू का एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या? आलू में काला काला किसके वजह से होता है? भंडारणों में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के चलते। आलूया काटिएगा ना तो ऊपर से ठीक रहेगा, और काटिएगा ना तो काला काला उसमें निकलेगा। तो जहाँ पर स्टोर है ना बाबू आलू का, कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के चलते उसमें काला काला कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। कहाँ है? शिमला। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्राविश किसके अंतर्गत आते हैं? तो त्रिपादप कुल के अंतर्गत। त्रिपादप कुल के अंतर्गत गन्ना भी आता है, चुकंदर भी आता है, स्वीट पी भी आता है, चना आता है, अरहर आता है और फ्रासबीन त्रिपाद कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका बाबू? तो भारत सबसे बड़ा अगर उत्पादक बात करें तो गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, और कहवा के उत्पादन में 8वां स्थान है भारत का। ठीक है। तो इसमें तंबाकू का भी दूसरा है, ऑप्शन के अनुसार कोई का भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सुनिएगा। भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है फल उत्पादन में। फल उत्पादन में बाबू भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। उसी तरीक़े से सब्जी उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट की खेती पर, तो जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। यानी जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। और क्या सर? तो भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के किस क्षेत्र में सीमित है? तो पूर्वी क्षेत्र में सीमित है।
भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश कहाँ से हो गया? ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। वहीं जूट को कहते हैं। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सा युग में सबसे उपयुक्त है? तो धान और जूट। बहुत सुंदर, यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है, अबरीदन दरोगा में, कि जो गंगा के निचले मैदान है ना, वह किस चीज़ के उपजाऊ के लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन IAS 2011 में पूछ चुका है, यही क्वेश्चन दरोगा में डाल दिया। तो जूट और धान के लिए क्या है बाबू? प्रसिद्ध है। जूट और धान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मक्के की खेती की जाती है तो वर्ष भर यानी सालों भर मक्का की खेती की जाती है। अब मक्का कौन सी फसल में आता है? खरीफ में कि रबी में? तो खरीफ फसल में। ठीक है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है बाबू? मक्का है। मक्का को मेज कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो कपास, जूट और सनई। कपास, जूट, सनई। कपास भी है, जूट भी है और सनई भी है। यह सब रेशे वाली फसलें हैं। भारत जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में बाबू? तो पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे अधिक खेती की जाती है। मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? तो 110 दिन, यानी मक्का की फसल पकने में 110 दिन लगता है। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? यानी C4 पौधा कौन सा है बाबू? तो मक्का। मक्का कैसा पौधा है? C4 पौधा है। ठीक है, C4 पौधा के और क्या उदाहरण है सर? तो चावल है, गेहूं है, जौ है, राई है, सोयाबीन है, कपास है, तंबाकू है एवं आलू। C3 पौधे के उदाहरण है। ओहो, देखिए मक्का C4 के उदाहरण है, जबकि चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू ये सब C3 के पौधे के अंतर्गत आता है। सोचिए आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। किसका बाबू? तो मक्का की। यानी शक्तिमान फर्स्ट है और शक्तिमान सेकंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। किसका? तो मक्का की। ठीक है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो कश्मीर में, यानी केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो कश्मीर में। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, आइए, जौ किस प्रदेश में उगती है बाबू? तो ठंडी जलवायु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में जौ लग जाती है। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में, यानी तप भी होके, गर्मी भी होके, नम भी होके, ऐसी जलवायु में क्या होती हैं कि चावल उपजती हैं। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। तप्त और शुष्क जलवायु में अल्प उप जलवायु मृदा में भी हो जाता है। चाय गर्म और नम जलवायु में होता है। चाय की खेती सीढ़ीनुमा आकार के क्षेत्र बनाकर किया जाता है, चाय की खेती। अच्छा सर, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज का। सुनिएगा, यानी निम्नलिखित में से मक्का हो गया तो मक्का का तो बीज छींट दिया जाता है। सुरगम हो गया, सोयाबीन हो गया, इस सब का बीज छींटा जाता है, लेकिन प्याज को रोपा जाता है, प्रतिरोपण किया जाता है। किसका? प्याज का। कॉफ़ी बोर्ड का कहाँ है बाबू? तो बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश। तंबाकू बोर्ड के मुख्यालय तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश। चाय बोर्ड कोलकाता। रबर बोर्ड कोट्टायम। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु। ठीक है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विल्सन को, यानी जो लॉर्ड विल्सन था ना बाबू, फ्रेडरिक विल्सन, उसको भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती के प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता
है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपजाऊ समझा जाता है? तो धान, मक्का और गेहूँ। धान, मक्का और सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा। प्रथम पर चीन। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तो चीन। आम की बीज रहित प्रजाति, आम के आम गुठलियों के, तो आम के ऐसा प्रजाति जौन में गुठलिए मत होखे, सिंधु। ठीक है, यानी आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? सिंधु। बहुत सुंदर। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती है? तो आम्रपाली। आम्र, हाँ, हीरोइन याद भी है, नहीं खे याद। यानी दशहरी या नीलम दोनों आमवा के क्रॉस से बनाया गया है कौन सा आम को? तो आम्रपाली आम। आम्रपाली आम के प्रजाति है, भूले बे, आम के प्रजाति कोई दिक्कत है? आम की प्रजाति है, कौन है? आम्रपाली। कोई दिक्कत है? ये किसके क्रॉस से बनाया गया है? ठीक है। आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी नियमित फसल वाली प्रजाति है? कौन सी नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो सुनिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से तो बोलबे कहाँ की कि कोई नहीं। तो सुनिएगा, आम में कौन था? चौसा। चौसा के युद्ध 1539 में। गुड, यू आर राइट, 1539। यही बताओ, आम की निम्नलिखित प्रजाति। तो चौसा क्या है? आम की प्रजाति है। लंगड़ा आम की प्रजाति है, लंगड़ा आम आदमी कहता है ना। दशहरी आम की प्रजाति है। सिंधु आम की प्रजाति है। आम्रपाली आम की प्रजाति है। बोले बेदा ना अब? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है तो आंवला का। कंचन किसका एक उन्नत किस्म है? आंवला का। याद रखिएगा कंचन। आज बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखिएगा। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है किसका? तो देखिए, गंगा वाराणसी एक्चुअली गलती लिख दिया है, प्रिंट गलती कर दिया है। राइट इसका क्या है कि काशी गंगा किसकी प्रजाति है? तो लौकी की। काशी गंगा किसकी प्रजाति है? काशी मधु कह देगा तो खरबूजा। काशी मधु, काशी मधु। खरबूजा खेबा तो मीठा लगी ना, तो मधु माने क्या होला? मधुर माने मीठा। तो काशी मधु कह दी तो खरबूजा के प्रजाति है। अब बनारसी किसका प्रजाति है बाबू? तो आंवला की प्रजाति बनारसी है। कंचन आंवला की प्रजाति है। बनारसी का नाम प्रजाति अमरूद की भी है, यानी बनारसी अमरूद की भी प्रजाति है। ठीक है, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बनारसी अमरूद। समझ में आ गया क्या? आंवला के भी प्रजाति है, अमरूद के भी प्रजाति है। काशी गंगा लौकी के प्रजाति है। अच्छा सर, शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है। शुष्क सम्राट किसकी? धान की एक प्रजाति है, याद रखेगा। गोविंद धान की प्रजाति है। धान की प्रजाति। अरहर के प्रजाति का नाम क्या है? पारस। पारस नाम रहता है ना आदमी के, अपनों गाँव में है ना पारस। तो अरहर के प्रजाति के क्या नाम है? पारस। और मटर के प्रजाति के नाम प्रकाश। क्या चीज? प्रकाश। तो मटर के प्रजाति का क्या नाम है? प्रकाश। याद रखेगा। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है बबुआ? तो तमिलनाडु। अगर आंध्र प्रदेश रहे तो खींच देना है ना, तो तमिलनाडु हो तो देगा एक ही ऑप्शन में, या तो आंध्र प्रदेश या तो तमिलनाडु देने के लिए। ठीक है, तो गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो बाजरा। यानी जो गुजरात है वह बाजरा के मुख्य उत्पादक हैं। कौन है? गुजरात। मूंगफली सबसे उत्पादन कौन करता है अधिक? गुजरात। सरसों राजस्थान। सोयाबीन मध्य प्रदेश। नारियल केरल। मलाबार तट केरल के नारियल के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, मैं गया था कहाँ पर? केरल में। तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखे। ठीक है, हाँ, नारियल सुखाते हुए, नारियलवा के फोड़ फोड़ के ऐसे के धूप में सुखवाता था। ऐसे सब पसारा हुआ है, पड़ती ऐसा ही खेत खलिहान में। जो हम लोग के यहाँ सूखा नारियल आता है ना, नारियल, डू यू अंडरस्टैंड? नारियल सूखा, तो वहीं से आता है।
सब सूखा नारियल वो सब मार्केट सप्लाई करने के लिए। नारियल कहाँ सबसे अधिक? केरल। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। चाय असम। रबर केरल। गन्ना उत्तर प्रदेश। बोरलग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने देना शुरू किया था? तो बोरलग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। कब से? 1972 ईस्वी से। कब से? 1972 ईस्वी से। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है क्या? तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्यूज बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत धाकड़ बेमिसाल एकदम साबित हुआ होगा। और सर क्या कहें हम, आप तो जानबे करते हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, हम भी आपके भाइये हैं, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको लिए कल के लिए कर देते हैं, जिसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए निम्न में से कोई ऐसा बताइए कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन है? प्रसंस्करण हेतु फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं ना इंग्लिश में। आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर।